ईरान के मार्व 10 शहर में हिंसक प्रदर्शन हुआ। एक और खबर आ रही है प्रदर्शन की। फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। पुलिस स्टेशन और बैंक की इमारत को घेरा है। ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की, उसी प्रोटेस्ट की, और दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने यहां पर फायरिंग की है। और ईरान ने काउंटर टेररिज्म फोर्स को उतार दिया है। लोरिस्तान प्रांत में दिखी है फोर्स की गाड़ियां। कल लोरिस्तान में हुई थी जबरदस्त हिंसा और अब इसे काबू करने के लिए लोरिस्तान में इस खास फोर्स को, इस खास आर्मी को उतारा गया है जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म फोर्स। ये देखिए आप उसकी मूवमेंट। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काउंटर टेररिज्म फोर्स को उतारा गया है लोरिस्तान प्रांत में, और ये फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो मूव करती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की ये कोशिश। और देखिए ईरान में प्रदर्शन के बीच विद्रोही गुट का अटैक। करमान प्रांत के फहराज में IRGC पर यह हमला किया गया है। अल अंसार फुरकान संगठन ने यह अटैक किया है। तो एक दूसरी मुसीबत भी यहां दिखाई दे रही है। एक तरफ तो प्रोटेस्ट प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन जो विद्रोही गुट हैं वो भी IRGC पर हमला कर रहे हैं। तो अंसार अल फुरकान संगठन ने यह अटैक किया है, दावा यही किया जा रहा है। और करमान प्रांत के फहराज में IRGC पर यह अटैक किया गया है। तो ईरान में गृहयुद्ध की स्थिति है। खामनेई के विरुद्ध क्या ये एक इंटरनल वॉर यानी अंदरूनी युद्ध शुरू हो गया। 9 उपद्रवियों की अब तक मौत हुई है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक जवान की भी मौत हुई है। 25 प्रांतों में यह विद्रोह चल रहा है। 77 शहरों में तांडव हो रहा है। 15 लाख लोग सड़क पर हैं और 50,000 मस्जिद बंद कर दिए गए हैं। आप समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर होती ही जा रही है। पांडे सर, पहलवी का नाम आ रहा था, क्या वो केपेबल हैं तख्ता पलट के करके ईरान को इस वक्त संभालने में? क्योंकि ईरान की स्थिति तख्ता पलट से तो बदलने वाली नहीं दिखाई दे रही है। आपने भी बताया कि आंकड़े, जो आर्थिक आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। लंबे समय तक जिस तरह का सिस्टम तैयार किया गया, पूरा का पूरा सिस्टम ही रेडिकलाइज है, चाहे वो सेना हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे सरकार हो। देखिए, ये बहुत विकट विषम परिस्थितियां हैं। किसी भी गवर्नमेंट जो रूल करेगा, जो आदमी आएगा, पहलवी के, क्योंकि उनके बारे में लोग जानते हैं कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हैं, वो इतना हार्ड लाइनर नहीं है, इसलिए उनको जो है याद किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि चाहे कोई भी इस समय आए, सत्ता परिवर्तन के बाद नीति परिवर्तन करता है, तो उसके लिए टेढ़ी खीर होगा इन सभी परिस्थितियों को संभालना। 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी सत्ता में आता है उसके लिए मुश्किल होगा। पहली बात कि जो ईरान ने अपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, कौन, हुतीज और हमास, इनके और गाजा के अंदर जितना इन्वेस्ट किया है, वो उसकी वजह से बहुत बड़ा चंक जो जाना था आम लोगों पर, वो ना जा पाया। साथ में जो 12 डे वॉर हुई है, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, उससे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस हुए हैं, उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। तीसरा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, देखिए उनका बजट निकलता है 950 बिलियन जो है वो टोमैन जो उनकी करेंसी है उसका डेफिसिट है। यानी कि जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। एक ये हेल्दी टाइम नहीं है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तख्ता पलट हो जाने के बाद ईरान एक अलग केओस में चला जाए। नहीं, देखिए, अभी देखिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो क्या है, इंटरनल क्राइसिस। उनको चाहिए कि अभी किस प्रकार से उस पर विराम लगे। इसके लिए जो भी सत्तारूढ़ होगा उसको पहला ध्यान इस पर देना पड़ेगा। दूसरा, जो इजराइल और अमेरिका के बीच में जो इसमें गठजोड़ चल रहा है ईरान के खिलाफ, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए जो परेशान हैं उन्होंने हालांकि अप्रोच किया है यूनाइटेड नेशंस को और यूरोपियन कंट्रीज़ को। जो उनके डिप्लोमेटिक साथी हैं रशिया और चाइना, उनको भी अप्रोच कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स को बोला जाए कि भी थोड़ा आप संतोष रखिए, हमें इसका सामना करने दीजिए। लेकिन जब ये कारण वही हो दोनों देश, तो आप उनके खिलाफ कैसे कोई एक्शन ले सकता है? निश्चित रूप से अगले 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ईरान के प्रदेश में, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि ईरान अब किस दिशा में जाता है। बिल्कुल, और रोजाना हालात और खराब ही हो रहे हैं।